अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं वेलकम करती हूँ आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको सुनने के बाद हम कुछ देर के लिए हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, क्या ये भी मुमकिन है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। लेकिन आज की कहानी की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है 1897 के अर्ली ईयर की। ये कहानी है अरिस्मस की। अरिस्मस एक बहुत लहीम शहीम और बड़ा ही खूबसूरत जवान था। वो जहाँ भी जाता था लोग उसको देख के माशाल्लाह कहते रहते थे और उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस होते थे। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो कभी भी किसी एक जगह पर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं करता था। कभी एक गांव, कभी दूसरे, कभी एक गली, कभी दूसरी गली, कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। लेकिन जो कहानी हम सुना रहे हैं, ये कहानी है वेस्ट वर्जीनिया की, जब एरेस्मस ने वहाँ रिहाइश इख्तियार की। वहाँ उसने एक छोटा सा वहाँ पे एक गांव था जो कि दरिया के करीब था। वहाँ उसने अपना जाके कारोबार वगैरह सेट किया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। उसका काम ये था कि वो जो घोड़े की नालें होती हैं वो बनाता था। उसको बनाने का एक छोटा सा कारखाना था उसका। बहरहाल जब वो वहाँ गया तो वहाँ के लोग भी उसको देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। हर कोई उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता था। और उसकी खूबसूरती, उसकी पर्सनालिटी के चर्चे जो हैं वो दूर दूर तक थे। हर जगह तक कि ऐसा जवान कहीं नहीं देखा। वहीं पर एक लड़की जिसका नाम था जोना, वो उसको देखती है और उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो जाती है। दोनों में मिलना जुलना शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है और 6 महीने की मुलाकातों के बाद वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब फाइनली हमें शादी कर लेनी चाहिए। और अब आ जाता है कहानी में विलन। जी, कहानी में विलन कौन होता है? कहानी में विलन होता है जोना की मदर। उसकी जो माँ है जिनका नाम मैरी जेन है, वो इस शादी पे बहुत एतराज़ करती हैं। एतराज़ की वजह क्या है? एतराज़ की वजह ये है कि एरिस्मस और जोना का जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एरिस्मस जो है वो 30 प्लस है और राउंड अबाउट यू कैन से वो 34 35 ये उसकी एज होगी। जबकि जोना जो है वो एक टीनेजर है। लेकिन उसका जो उसकी जो मोहब्बत है एरिस्मस के लिए वो बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा है। वो बिल्कुल अंधी हो चुकी है प्यार में। उसकी मदर यानी कि जोना की मदर मेरी जेन जो है वो बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाती हैं और बेटी को समझाती हैं कि तुम अक्ल से काम लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम्हें तो इस हवाले से बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। ये सिर्फ एक वक्ती अट्रैक्शन है और इसको ख़त्म कर दो, तुम्हें ये शादी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जोना वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा जिद्दी वाकया होती है। वो बहुत जिद करती है, रोना ढोना और बहुत इस तरह से रोना मचाती है और बहुत तंग करती है और बहरहाल अपनी जिद मनवा लेती है। और आखिरकार जोना और एरेस्मस की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने के बाद जोना प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाती है। हर वक्त बीमार, हर वक्त बीमार। इन्हीं कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो अपनी जो ये खबर है पेरेंट बनने की, अपनी जो प्रेगनेंसी की खबर है, इसको वो पब्लिक नहीं करते। और वो डिसाइड करते हैं कि जब फाइनली हम पेरेंट बन जाएंगे तब ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता चल ही जाएगा और हम भी सबको बता देंगे। लेकिन उससे पहले हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसी तरह एक दिन एरिस्मस अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है कि उसके अब घर जाने का टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है। लेकिन अचानक से उसके पास कहीं से एक ऑर्डर आ जाता है। बाकी लोग जो हैं वो फैक्ट्री से जा चुके हैं और जो एरिस्मस है वो सोचता है कि चलो ठीक है, ऑर्डर आ गया है तो मैं उसको कंप्लीट करके कुछ घंटों के बाद घर चला जाऊंगा। उसके पास एक 11 साल का उसका असिस्टेंट होता है। उसका एक बच्चा छोटा सा उसने रखा हुआ है जो उसके छोटे मोटे काम शाम करता है। वो उसको बुलाता है और उसको कहता है कि तुम एक काम करो, मुझे अभी यहाँ थोड़ी देर है, मुझे कुछ काम करना है, कुछ घंटे मुझे मज़ीद यहाँ लग जाएंगे, तुम मेरे घर जाओ और घर जाके जोना को देखो।
ये देखो कि उसने कुछ खाया पिया है और वो ठीक ठाक है, और उसको बताओ कि वो फिक्र मत करे, मैं थोड़ा सा देर से आऊँगा, मुझे आते हुए थोड़ी सी देर हो जाएगी। बहरहाल वो बच्चा जो है एरिस्मस के घर की तरफ जाता है, और एरिस्मस जो है वो अपने काम की तरफ दोबारा से बिजी हो जाता है। वो बच्चा जैसे ही एरिस्मस के घर जाता है तो वो दरवाजे पे दस्तक देता है। एक दफा दस्तक देता है, कोई जवाब नहीं आता। दूसरी बार दस्तक देता है, और हैरत अंगेज तौर पर दूसरी मर्तबा भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि जोना उन लोगों में से नहीं है जो दूसरी दस्तक पर भी बाहर ना आए। नहीं, कुछ गड़बड़ है। उसको कुछ फील होता है कि कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है, जो रूटीन से हट कर है, कुछ कुछ है ऐसा। बहरहाल वो जो दरवाजे की नॉब होती है उसको घुमाता है, और दरवाजा खुलता चला जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर होता है तो अंदर एक बहुत मिस्टीरियस सी खामोशी होती है। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अंदर जाता जाता है, जाता जाता है और जाता जाता है, और अचानक से एक बहुत ही भयानक मंजर उसके सामने होता है, जो उसकी एज में बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। वो क्या देखता है कि जोना सीढ़ियों के नीचे वो बिल्कुल जमीन पर गिरी हुई है। वो एकदम परेशान हो जाता है कि ये सब क्या है। जोना वो समझता है कि शायद जोना बेहोश है, तो वो जोना को उठाने की कोशिश करता है, उसके चेहरे पे कुछ पानी के छींटे डालता है, लेकिन जोना के जिस्म में कोई हरकत पैदा नहीं होती। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा 11 साल का बच्चा किसी के घर में मौजूद है, और उसके सामने एक इंसान बिल्कुल मुर्दा हालत में है, तो उसके तो हवास बिल्कुल उड़ ही जाएंगे। बहरहाल वो वहां से सीधा भागता हुआ एरिस्मस के पास जाता है, और उसको जाके ये बात बताता है, और एरिस्मस उससे कहता है कि ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, मैं फौरन घर आ रहा हूँ। और उसके बाद वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ जैसे ही ये बात सुनती है तो वो उसको कहती है कि तुम फौरन से जाओ, तुम फौरन से पहले जाओ और जाके डॉक्टर को बुला के लाओ, और बस जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ जाओ तुम। वो बच्चा भागा भागा जाता है, और जो एरिस्मस का फैमिली डॉक्टर है उनको लेकर आ जाता है। इतनी ही देर में एरिस्मस भी रोता धाड़े मारता हुआ, ज़ारो कतार रोता हुआ वापस घर में आता है, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और एरिस्मस जैसे ही जोना की बॉडी के पास जाता है तो वो उसको गोद में उठा लेता है, और गोद में उठाने के बाद वो अंदर रूम में ले जाता है। इतनी देर में डॉक्टर भी आ जाता है। अब जब डॉक्टर आ जाता है तो वो अंदर रूम में जाता है, जहाँ पर एरिस्मस जोना के साथ मौजूद है, ताकि वो जोना को जाके चेक कर सके और देख सके कि आया वो बेहोश है या फिर वाकई उसकी डेथ हो चुकी है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और वो देखता है कि एरिस्मस बेड पर बैठा हुआ है, और उसकी गोद में जोना का सर है। वो उसके बालों को सहला रहा है, और ज़ारो कतार रोता चला जा रहा है, ज़ारो कतार रोता चला जाता है। बहरहाल जो डॉक्टर है वो परेशान हो जाता है देख के, लेकिन उसको अंदाज़ा होता है कि ये एरिस्मस के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख और मुश्किल वक्त है। तो वो एरिस्मस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, और ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे ज़रा चेक कर लेने दो, ताकि मैं देख लूँ कि क्या कोई ज़िंदगी की उम्मीद मौजूद है। बहरहाल एरिस्मस जोना का जो सर है उस अपनी गोद से नहीं उठाने देता, और रोता रहता है, और उसके बालों को सहलाता रहता है, और रोता रहता है, और सहलाता रहता है। बहरहाल डॉक्टर उसको जब चेक करता है तो चेक करने के बाद डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि जोना की जो डेथ है वो हो चुकी है। जोना इज नो मोर। अब दिन आता है फ्यूनरल का। नेक्स्ट डे जोना का फ्यूनरल होता है, और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर एरिस्मस भी ऑब्वियसली वहाँ पर होता है। सब लोग वहाँ पे रो रहे होते हैं, और एरिस्मस बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रो रहा होता है, वो किसी के संभालने में नहीं आ रहा होता। और वहीं एक अजीब सी बात होती है। वो अजीब सी बात क्या होती है कि वहाँ पर जोना की जो माँ है मैरी जेन, वो भी वहाँ पर होती है, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं टपकता, एक आंसू भी नहीं। वो जस्ट बिल्कुल टिकटिकी बांध कर अपने दामाद को यूं देखती रहती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ उसको देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है।
ना कोई वो लफ्ज़ बोलती है, ना वो रोती है, ना वो कुछ कहती है, वो सिर्फ़ अपने दामाद को टिकटिकी बाँध कर देखती रहती है और कोशिश करती है कि उसकी आँखों में देखती रहे। बहरहाल अब ज़ोना को दफ़नाने का जो है वो टाइम आ जाता है और सब उसको जब दफ़नाने लगते हैं तो एरिस्मुस आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक मफ़लर होता है और वो मफ़लर लेकर वो कहता है कि ये मेरी बीवी का फ़ेवरेट मफ़लर है और इसको मैं उसके गले में बाँधना चाहता हूँ। तो वो उस मफ़लर को उसके गले में बाँध देता है और उसके बाद ज़ोना को दफ़ना दिया जाता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर मैरी जेन रो क्यों नहीं रही? उसकी बेटी की मौत हुई है और वो मुसलसल टिकटकी बांधे अपने दामाद को क्यों देख रही है? इस बात का जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे पार्ट 2 का।